अरे देखो देखो, मोहन की सारी अकड़ निकल गई। कहता था खेती करके मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बनकर खेत छोड़ भाग गया। लगता है इसे लड़कों के काम नहीं, लड़कियों के काम करना ज्यादा पसंद है। एक बार की बात है, सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती था। उसकी पत्नी सुमन भी मोहन की तरह मेहनती थी। सुबह जब मोहन ठंड में अपने खेत में काम करने जाता था, तो सुमन मोहन के लिए सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों तैयार कर देती थी। मोहन अमीर तो नहीं था, लेकिन अपनी कमाई से अपने घर का खर्च और अपने दोनों बच्चों छोटू और मोनी की पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं आने देता था। एक दिन मोहन, ओ सुमन, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे जी रुकिए, खाना तो लेते जाइए। हाँ हाँ लाओ भाई लाओ, ये भी जरूरी है। एक बात कहूँ जी। बोलो, क्या बात है? ठंड आ गई है, थोड़ा देर से खेत जाया करो। पहले की बात कुछ और थी, कहीं ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान श्री कृष्ण भी कहते थे कि जिसे सूरज जगाता है वह जिंदगी में कुछ नहीं करता, और जो सूरज को जगाता है वही जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। मैं सुबह उठने से मना थोड़ी कर रही हूँ। गांव के बाकी लोगों को देखो, वो भी इंसान है, उनके भी खेत हैं, लेकिन वह थोड़ा धूप निकलने के बाद अपने अपने काम पर जाते हैं। आपकी तरह नींद में ही काम करने नहीं निकल जाते। सुबह सुबह मुझे तुमसे नहीं लड़ना भाई, अपना दिन खराब नहीं करना है मुझे। लाओ, मेरी कुल्हाड़ी तख्ती पर रखी है, उसे ले आओ। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और मस्त होकर अपने खेत की ओर चल देता है। काम सही चल रहा था, आमदनी भी ठीक थी, लेकिन एक रात ठंड बहुत जोर की थी। लोग घरों में ही कांप रहे थे। तभी पापा, आपने जादू देखा है? जादू वो क्या होता है? पापा, स्कूल की तरफ से सबको जादू देखने के लिए ले जा रहे हैं। मैं और मोनी दोनों जाए क्या? कोई जादू वादू देखने नहीं जाना होगा। एक तो उतनी कमाई नहीं, स्कूल की फीस तो ये कॉपी नहीं चलेगी, वो कपड़े नहीं चलेंगे, और साल में एक बार स्कूल वाले अपनी झोली खोलकर बैठ जाते हैं। कक्षा बदलने के भी पैसे लेते हैं ये लोग। अरे अभी तो बच्चों की उम्र है सुमन, अब जमाना बदल गया है। बच्चों को जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। जाने दो उन्हें, वैसे भी भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा तो चल ही रहा है। बच्चों, कल मैं जब फसल काट कर शहर में बेच आऊंगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, फिर तुम लोग आकर बताना कि तुम लोगों ने वहां क्या क्या सीखा। इतना कहकर मोहन मुस्कुराया और खिड़की के बाहर झड़ती ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर सर्दी की ठिठुरन के साथ साथ मेहनत और उम्मीद की चमक भी थी। जादूगर की हामी सुनकर मोनी और छोटू दोनों ही बहुत खुश हुए और सो गए। रात भर ठंडी हवा का तूफान चला। सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह मोहन अपना खाना बांध ही रहा था कि तभी, अरे मोहन भैया, ओ मोहन भैया। अरे किशन, तू इतनी सुबह सुबह क्या बात है? भैया गजब हो गया, मेरी आज जल्दी नींद खुल गई, तो मैंने सोचा चलो अपने खेत की ओर चला जाऊं। लेकिन क्या तुम रो क्यों रहे हो भाई? क्या बात हो गई, बताओ। वहां जाकर देखा तो पूरे खेत पर बर्फ गिरी पड़ी है भैया। मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई, मैं तो बर्बाद हो गया भैया। किशन रोते रोते अपने घर की ओर जाने लगा। मोहन के माथे पर भी सैकड़ आने लगी। वह जोर से सुमन को आवाज लगाता है, सुमन सुमन, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? आ रही हूँ जी। ये खाना पकड़ो, मैं आता हूँ अभी। लेकिन जा कहाँ रहे हो, ये तो बताओ। कल रात जो तूफान आया था ना, उसकी वजह से किशन का पूरा खेत खराब हो गया। उसकी खड़ी फसल पर बर्फ गिर गई। अभी रोता हुआ यहाँ से गुजर रहा था। तो आप कहाँ जा रहे हो? खेत तो उसका नुकसान हुआ है ना। तभी वहाँ से 2-4 लोग चिल्लाते हुए भागे। अरे, किशन का खेत पूरा बर्बाद हो गया। कहीं हमारे खेत पर तो ऐसा नहीं हुआ भाइयों, जल्दी चलकर देखते हैं। चलो चलो। तुम यह खाना पकड़ो, मैं भी जाकर हमारा खेत देख कर आता हूँ, कहीं हमारे ऊपर भी कोई मुसीबत ना आ जाए। शुभ शुभ बोलो जी। मोहन अपना खाना और कुल्हाड़ी छोड़कर अपने खेत की ओर भागता है। जैसे ही वह अपने खेत की तरफ पहुंचता है, तो वहां लोगों की भीड़ लगी होती है। भीड़ को चीरते हुए मोहन अपने खेत के पास पहुंचता है, और जो उसने देखा, मोहन वहां अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वही हुआ
जो किशन के साथ हुआ था। हाय भगवान, तूने मेरे पेट पर कितना बड़ा लात मारा, मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि अपना खेत फिर से हरा भरा कर सकूं। बहुत गलत हो गया रे मेरे साथ, अब मैं क्या करूं? मोहन अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मोहन घर नहीं आया। उधर सुमन को चिंता होने लगी। जब शाम ढलने लगी तो सुमन भी खेत की ओर भागी। सुमन ने देखा कि पूरी फसल बर्बाद हो गई है और किनारे मोहन अफसोस भरी निगाहों से खेत की ओर देख रहा था। सुनिए जी, जो हो गया उसकी चिंता छोड़िए, जो होने वाला है उस पर हमें काम करना चाहिए। मतलब यह कि हम फिर से खेत की सफाई करें और फसल तैयार करें। हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन पैसे कहाँ हैं? घर पर तो एक ढेला भी नहीं है। मैं सोच रही थी लालचंद सेठ से पैसे मांग लेते हैं। लेकिन वह तो ब्याज पर पैसे देता है ना, वह ऐसे हमें थोड़ी देगा। हाँ, तो ब्याज पर उठा लेंगे। जब खेत से मुनाफा होगा तो एक ही बार में सारा सूद ब्याज चुका देंगे। ठीक है, फिर चलिए। दोनों लालचंद सेठ की घर की ओर चल दिए। लालचंद सेठ अपने सोने की दुकान पर बैठा था। कैसे हो भाई मोहन, और आज परिवार को साथ लाए हो? कोई बात है क्या? सेठ जी, ठंड में ओले गिरने से मेरा पूरा खेत बर्बाद हो गया। मैं नई फसल लगाना चाहता हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए थे। अगर मिल जाते तो हम ब्याज भी देंगे आपको। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं दे सकता। पूजा का बाजार चल रहा है, अगर ऐसे उधार देने लगूं तो दुकान ही बंद हो जाएगी। लेकिन मैं समय पर पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुम क्या मेरा पैसा चुकाओगे? आप हम पर थोड़ा यकीन तो करिए। नहीं भाई, मैं पैसे वैसे नहीं दे सकता। इस महीने मुझे भैंस भी खरीदनी है। पिछली भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बेटे के 2 बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, सबका खर्च मुझे ही उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी शादी भी मुझे ही करनी है। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूं? मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। सभी जगह से निराशा मिलने के बाद मोहन चुपचाप आंगन में बैठ गया। तभी पापा, कल आपने कहा था कि आप जादू देखने का पैसा देंगे। छोटू की बात सुनकर मोहन थोड़ा सोच में पड़ गया। बेटा, आज नहीं है, अगली बार दे दूंगा। इस बार पैसों की थोड़ी दिक्कत है। सुनिए जी, हमारी हालत तो सब जानते हैं। आपके भैया को भी पता होगा आप कितनी तकलीफ में हैं। आप एक बार उनसे बात क्यों नहीं करते? हो सकता है वो आपकी मदद करें। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं एक बार अपने भैया के पास जाता हूँ। मोहन के माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन दिल में पूरी उम्मीद थी कि उसका बड़ा भाई उसकी मदद जरूर करेगा। ठंडी सुबह में मोहन अपने भाई के घर पहुंचा और बाहर से ही आवाज लगाई, भैया, ओ भैया। अरे आरती, जरा देखो तो बाहर कौन है? अरे जी, आपके भाई दरवाजे पर खड़े हैं। अरे मोहन, तू इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अंदर आना। मोहन अंदर जाता है, सिर झुकाए हुए अपने बड़े भाई के सामने बैठ जाता है। क्या बात है, तू इतना चुप चुप क्यों है? भैया, क्या बताऊं, कुछ दिन पहले आई आंधी तूफान में खेत में भारी बर्फबारी हो गई। एक दाना भी नहीं बचा। तब से अब तक किसी तरह घर चला रहा हूँ। मुझे आप कुछ रुपए दे सकते हैं क्या? मैं अपने काम में लगा लूंगा। मुनाफा होते ही आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ओ, तो देवर जी को पैसे चाहिए, इसीलिए इतनी सुबह सुबह यहाँ की याद आ गई। ऐसे तो कभी आते नहीं हो। हम जिंदा हैं या मर गए ये पूछने नहीं आते। अब खुद मुसीबत में आए तो भाई याद आया है। अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी? पूरा गांव जानता है कि आप लोगों को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आपका बड़ा व्यापार है। आप लोग तो हमेशा खुश दिखते हैं। कई बार मैंने आप दोनों को गांव में भी देखा। आस पड़ोस से हमेशा आपके बारे में पूछता था। सबने यही कहा कि आप ठीक है, इसीलिए नहीं आया था। और कोई बात नहीं है भाभी। बस ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब पैसे चाहिए इसलिए यह सब बोल रहे हो। हमारे पास अभी पैसे नहीं है। हमारा भी महीने का बहुत खर्चा है। तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है मोहन। अभी मेरा हाथ थोड़ा तंग है और आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पैसे लगते हैं। अब भैया, लेकिन कल ही तो आपने व्यापार में 1 लाख रुपए कमाए हैं। मुझे तो बस 10,000 रुपए चाहिए। देखा जी, देवर जी की नजर तो बस आपके पैसों पर है। अरे भाभी, ऐसी बात नहीं है। ये बात तो पूरे गांव को पता है और मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। खैर भैया, आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है भैया, प्रणाम, मैं चलता हूँ। मोहन दिल छोटा करके वहां से घर की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी सुमन दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी?
अब पैसे मिले और कितने पैसे दिए भैया जी ने, बताइए ना। पैसे नहीं दिए भैया ने, वो बोले उनका भी महीने का खर्च बढ़ गया है। मन छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुमन कमरे में जाती है और एक छोटा सा संदूक लाकर मोहन के हाथों में रख देती है। यह क्या है? शादी में मायके से जो गहने मुझे मिले थे उनका सही इस्तेमाल करने का समय आ गया है। यह लालचंद सेठ को दे देते हैं, बदले में हमें पैसे मिल जाएंगे। मुनाफा होते ही गहने छुड़ा लेंगे। मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि आज तुम्हारे गहने बेचने की नौबत आ गई है। आप अपना मन छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन और सुमन लालचंद सेठ के पास जाते हैं और गहनों को बंधक रखकर पैसे ले आते हैं। मोहन एक बार फिर मेहनत करता है, लेकिन इस बार भी उसकी फसल बर्फबारी की वजह से खराब हो जाती है। अब की बार मोहन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। सुनिए जी, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है और यह वही समय है। इसमें हमें घबराना नहीं है। आप एक काम कीजिए, मोनी की शादी के लिए जो पैसे रखे हैं ना, उन्हें अपने व्यापार में लगा लीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने सोचा था उन पैसों से तुम्हारे गहने छुड़वा दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में सोने चांदी के दाम बढ़ जाएंगे तो हमारा मुनाफा होगा और मोनी की शादी में हमें पैसे की दिक्कत भी नहीं होगी। अभी तक आपने अपने तरीके से व्यापार चलाया ना, अब एक बार मेरी बात मानिए। कौन सा व्यापार सोच रखा है तुमने? आप गांव में चाय का ढाबा लगाइए, ठंड का मौसम है, चाय बहुत बिकेगी। अरे नहीं नहीं, गांव में चाय नहीं चलेगी। आप करके तो देखिए, यहाँ आसपास कोई भी चाय का ढाबा नहीं है। मोहन सुमन की बात मानकर सुबह सुबह चाय का ढाबा लगाना शुरू करता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो, मोहन की सारी अकड़ निकल गई। कहता था खेती करके मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बनकर खेत छोड़ भाग गया। लगता है इसे लड़कों के काम नहीं, लड़कियों के काम करना ज्यादा पसंद है। चलो भाइयों, यहाँ से चलो, इसे लड़कियों वाला काम करने दो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। मोहन को अपने काम पर शर्म भी आने लगती है। गांव से आने जाने वाले लोग बस हंसी उड़ाते। ऊपर से एक दो ही ग्राहक उसकी दुकान पर आते। एक दिन मोहन गुस्से में घर आता है और सुमन से कहता है, तुम्हारे कहने पर मैंने चाय की दुकान खोली, लेकिन देखो दुकान तो चल ही नहीं रही है। एक दो ग्राहक आते हैं, उससे तो दूध का खर्चा तक नहीं निकलता। घर कैसे चलाऊंगा? अरे आप इतनी जल्दी हार मान गए? आप वहाँ चाय बेचते हो, यह बात आखिर जानते ही कितने लोग हैं। थोड़ा समय लगेगा, लोग जानेंगे। आपकी चाय पसंद आएगी तब तो आमदनी होगी ना। यह संघर्ष का समय है, मुनाफा देखने का नहीं। अभी आपको बस यह सोचना चाहिए कि मैं अपने कितने ग्राहक बना सकता हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ सुमन, लेकिन मेरे पास कोई चाय पीने आता ही नहीं। उल्टा लोग मजाक उड़ाते हैं। आप एक काम कीजिए, चाय लेकर गांव गांव बेचिए, उसमें आपकी कमाई जरूर होगी। मरता क्या ना करता। मोहन ने सुमन की इस बात पर अमल किया। वह सुबह सुबह अपनी दुकान पर चाय बनाता, जितनी बिकती उतनी बिकती। फिर बची हुई चाय लेकर दूसरे गांव और स्कूलों में चाय पहुंचाने लगा। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। चाय वाले जरा इधर आओ। जी मैडम बोलिए। कल सुबह चाय तुमने ही पहुंचाई थी ना? हाँ मैडम साहब, पहुंचाई तो मैंने ही थी। क्यों, क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं थी क्या? अरे नहीं, चाय बहुत अच्छी थी। कल से रोज सुबह यहाँ चाय पहुँचा देना, पैसे महीने में ले लेना। जी मैडम, बिल्कुल लेकर आऊंगा। मालूम है ना कितनी चाय देनी है? कितनी मैडम साहब? 25 चाय रोज लानी है। ठीक है मैडम साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन वहाँ से खुशी खुशी जा ही रहा था कि तभी एक दुकान वाले ने उसे रोका। भाई, तुम इस स्कूल में चाय देने आओगे तो 2 चाय मेरे लिए भी ले आना। ठीक है भाई, बिल्कुल ले आऊंगा। आज मोहन खुशी खुशी घर की ओर जाता है और दरवाजे के बाहर से ही सुमन को आवाज देता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी इधर आओ। क्या हो गया जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे एक बहुत बड़े स्कूल में मुझे चाय पहुंचाने का ऑर्डर मिला है। पता है उन्हें एक दिन में कितनी चाय चाहिए? कितनी? कम से कम 25 चाय चाहिए उन्हें रोज। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आसपास के दुकान वालों ने भी मुझे कल से रोज चाय उनकी दुकानों पर भेजने के लिए कहा है। देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक होगा। अब आप एक काम करो, अपनी दुकान पर एक लड़के को रख लो जो रोज स्कूल में और आसपास की दुकानों में चाय दे आए, और आप अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को संभालो। हाँ ठीक है,
मैं ऐसा ही करता हूँ। मोहन अब रोज अपनी दुकान पर ग्राहकों को संभालता। चाय की बिक्री बढ़ने के बाद उसने एक लड़के को काम पर रख लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह गांव के लोग अपने खेतों की तरफ से आ रहे थे। उनके साथ में मुखिया जी भी थे। उसी समय मोहन अपनी दुकान पर गर्मा गर्म चाय बना रहा था। पैदल चल चल कर थके हुए मुखिया जी को चाय की खुशबू आई। मुखिया जी से रहा नहीं गया। वे मोहन के पास गए। मोहन से मुखिया जी बोले, भाई मुझे चाय नहीं पिलाओगे क्या? क्यों नहीं मुखिया जी, लीजिए, ठंड में चाय का आनंद लीजिए। वाह 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 मोहन, तूने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। मैं गांव गांव घूमता हूँ, लेकिन ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी। मुखिया की बात सुनकर उनके साथ खड़े और भी लोगों ने कहा, ला भाई, हमें भी दे चाय, हम भी देखें आखिर मुखिया को चाय सच में अच्छी लगी या झूठी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सब लोगों ने चाय ली। चाय पीकर सबको बहुत अच्छा लगा। अरे मोहन, तूने तो सचमुच बहुत अच्छी चाय बनाई है रे। वाह, मजा आ गया। मोहन मन ही मन खुश होता है। धीरे धीरे मोहन के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वह लालचंद सेठ से सुमन के बंधक दिए हुए गहनों को लेने जाता है। अरे मोहन, आओ आओ, क्या बात है? आज इधर कैसे? रास्ता भूल गई या आप पैसे मांगने आए हो? नहीं सेठ जी, ना मैं रास्ता भूला हूँ और ना ही पैसे मांगने आया हूँ। मैं तो अपनी पत्नी के गहने छुड़ाने आया हूँ। अच्छा, तू गहने लेने आया है? हाँ सेठ जी, अब बस जल्दी से गहने दे दीजिए। पैसे कहाँ है? ये लीजिए पैसे। ठीक है, ये ले तेरे गहने, लेकिन एक बात पूछनी है तुझसे। हाँ पूछिए ना सेठ जी। भाई, कल तक तो तू पैसे मांगता फिरता था, आज अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? किसी से उधार लिए हैं क्या? नहीं नहीं सेठ जी, उधार नहीं। मैंने अपनी चाय की दुकान खोली है, बस उसी से दिन रात मेहनत करके इतने पैसे जमा किए हैं मैंने। धीरे धीरे मोहन की कमाई और बढ़ती चली गई। अब गांव का सबसे धनी इंसान मोहन था। जिसे भी किसी चीज की जरूरत होती वो मोहन से मदद मांगने आता और मोहन बिना सोचे समझे सबकी मदद करता। एक दिन मोहन का बड़ा भाई शंकर, जिसके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, 2 महीनों से वह सड़क पर आ गया। अरे शंकर, तुझे पैसों की इतनी दिक्कत है तो तू अपने भाई मोहन से क्यों नहीं ले लेता? वो तेरा भाई है, तुझसे ब्याज के पैसे भी नहीं लेगा। काका, आपको देना हो तो दीजिए, मुझे सलाह मत दीजिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तेवर तो देखो इनके। एक तो मैं सही सलाह दे रहा हूँ, ऊपर से मुझे ही बोल रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। भाई तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास तो पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। शंकर की पैसों की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मोहन अपने बड़े भाई के घर पहुंचा, यह बताने के लिए कि वो अब शहर जा रहा है अपना कारोबार बढ़ाने। भैया भाभी, अरे कोई घर पे नहीं है क्या? घर से जमींदार निकलता है। कौन है भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम? आप कौन है? मेरे भैया को बुलाइए, मैं शंकर का छोटा भाई हूँ, मोहन। अच्छा शंकर, उसने तो 1 महीने पहले मुझे घर बेच दिया और पता नहीं कहाँ चला गया। गरीबी होती ही ऐसी चीज है। एक समय पर क्या शानो शौकत थी और अब देखो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जमींदार की बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। वह अपने भाई को हर जगह खोजता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मोहन देखता है कि शंकर के कंधों पर 50 किलो बोरी है और पीछे से एक आदमी उसे डांट रहा है। मोहन रमेश के कंधों से बोरी हटाता है और कहता है, भैया ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? आपने एक बार भी मुझे बताया नहीं। मोहन, मेरे भाई तेरे जाने के बाद किस्मत ही रूठ गई रे। मुझे माफ कर दे मोहन। कैसी बातें कर रहे हो भैया? चलो अपने घर चलते हैं। ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। भाभी कहाँ है? उसे मैं पास के गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कर आया हूँ। ये सब छोड़िए और चलिए भाभी के पास। मोहन और उसका बड़ा भाई शंकर उस गांव की ओर चल देते हैं। मोहन अपनी भाभी को पेड़ के चबूतरे पर बैठा देख बहुत अफसोस करता है और अपनी भाभी से कहता है, चलो भाभी अपने घर चलते हैं। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि परिवार की दुश्मनी हो जाए। मैं भले अपने लोगों से अलग रहता था, लेकिन मेरा मन हमेशा आप लोगों के पास ही था। आज से आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। भैया और मैं अब मिलकर अपना काम संभालेंगे।